मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे जेआईवीएन सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का जो नया सेशन शुरू करने वाले हैं। बेसिकली मॉड्यूल ए को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज से हम लोग मॉड्यूल बी को स्टार्ट करेंगे। एक एक करके यूनिट वाइज लेसन को देखेंगे। और दोस्तों, इस सेशन की एक खासियत मैं बताता हूँ कि इस सेशन के लास्ट में एमसीक्यूज होंगे, यानी कि हम लोग जो भी सीखेंगे उसके बेसिस पे एमसीक्यू करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर कट हो जाए। तो दोस्तों, अंतिम तक देखना ना भूलें, क्योंकि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, आप मैकमिलन बुक तो पढ़े ही। यदि आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों, तो आप इस पार्टिकुलर वीडियो का सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझाऊंगा एक एक पॉइंट्स को। चलिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या? अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली ये जो नोट्स है वो मैकमिलन बुक से बना हुआ है, और मैकमिलन बुक में जो जो पॉइंट्स मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक तरह से आपका रिवीजन सेशन हो जाएगा। ये आपने यदि मैकमिलन बुक पढ़ रखा है तो रिवीजन सेशन हो जाएगा, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि यहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता है, चीज़ें याद करने की आवश्यकता है, वहाँ पर मैं उसे समझाऊंगा। चलिए, अकाउंटिंग बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग इज नथिंग बट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस का जो लैंग्वेज होता है उसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। और दोस्तों, इस लैंग्वेज में किस चीज़ के थ्रू काम किया जाता है? तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेल्प लिया जाता है। अब दोस्तों, जरा ये प्रश्न, एक नया शब्द आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट आएगा। और दोस्तों, ये जो है मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, किसी इंटरप्राइज के परफॉर्मेंस को बताता है ये। अब देखिए, इसके यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों, इसके यूजर्स गवर्नमेंट अथॉरिटी भी हो सकते हैं। समझ रहे बात को? तो आप समझ सकते हैं अकाउंटिंग एक तरह का लैंग्वेज है बिजनेस का, जिसके थ्रू हम लोग इसका कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। और दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने यहाँ पे समझा दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर होता है। ग्रामर बेसिकली क्या होता है? ग्रामर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। ग्रामर में ये बताया जाता है, जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि रूल्स एंड नियम और कानून क्या है उस पार्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करने के लिए। सिमिलरली, इस अकाउंटिंग टॉपिक को जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बताता है? तो उसके लिए नया ग्रामर के स्वरूप, एक नया वो से हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट में से एएस कहा जाता है। तो व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नथिंग बट रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड इवेंट्स इन एन अकाउंट। यानी किसी भी अकाउंट में जो हम लोगों ने इवेंट को रिकॉर्ड किया है, उसका जो नियम है वो हमारा क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो आप समझ सकते हैं ग्रामर इज इक्विवेलेंट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस तरह रिलेट करके आप समझ सकते हैं चीज़ों को। चलिए, अब जरा अकाउंटिंग के अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखिए, अकाउंटिंग के अंदर पहले आप क्या करते हैं कि जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उसको आप क्लासिफाई करते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों? इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करते हैं। अब इवेंट्स आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब क्या बात आ अब बात आती है उसे समराइज करने के लिए। यानी जो भी बिजनेस इवेंट है उसको आप समराइज करेंगे। समराइज समझ सकते हैं ना, एकदम संक्षिप्त वे में लिखेंगे। और दोस्तों, आपने जब समराइज कर दिया, अब क्या कीजिएगा बताइए? अब आप उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इंटरप्रेट कीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है अकाउंटिंग का। कभी कभी ये स्टेप्स पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन के बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कीजिएगा, वर्गीकरण कीजिएगा। आपने वर्गीकरण कर लिया, अब आप इवेंट को रिकॉर्ड कीजिएगा। आपने रिकॉर्ड कर लिया, अब आप जो रिकॉर्डेड इवेंट है उसे समराइज कीजिएगा, संक्षिप्त में लिखिएगा। आपने समराइज कर लिया। अब दोस्तों, क्या बात आती है कि जो ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसे आपको इंटरप्रेट करना है। तो ये बेसिकली ये सभी चीज़ हमारे अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। अब दोस्तों, जरा अकाउंटिंग के फीचर्स देख लेते हैं, आखिर किस रूप में एडवांटेजेस है। तो अभी मैंने बताया कि आप अकाउंटिंग में बेसिकली करते क्या हैं? आप डाटा को समराइज ही तो कर रहे हैं। आप डाटा को समराइज करते हैं, उसको रिकॉर्ड बनाते हैं। कहाँ रिकॉर्ड बनाते हैं? तो अकाउंट बुक में रिकॉर्ड बनाते हैं, और फिर उसे सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, आपके पास डाटा है, उसको आपने समराइज किया, आपने उसे बुक में रिकॉर्ड किया, और आपने उसे सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया। अब दोस्तों, ये प्रश्न उठता है कि आखिर जो हम प्रेजेंट करेंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये 3 मेथड है। एक है ट्रायल बैलेंस, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ के बारे में। दूसरा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है हमारा बैलेंस शीट। ये तीनों है क्या दोस्तों? ये तीनों फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने जो डाटा को कलेक्ट करके, समराइज करके अपने बुक अकाउंट में रखा था, उसे फिर हम लोग इस तीनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस के रूप में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में, और बैलेंस शीट के रूप में। अब देखिए दोस्तों, वैसा ही इवेंट जिसको मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे ही हम लोग केवल अकाउंटिंग में लिखेंगे। बाकी किसी और चीज़ को अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं।
only those things which can be expressed in terms of money can be written in accounting. नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, अकाउंटिंग के कारण क्या होता है। अब देखिए अकाउंटिंग का एक और फायदा है कि वो बेसिकली हमारा जो ऑपरेशंस है उसके रिजल्ट को वो असर्टेन करता है। यानी कि हम लोगों ने किसी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये सब का ब्यौरा कौन देगा हमें, ये हमें अकाउंटिंग देगी। तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अकाउंटिंग। Okay, and in order to implement the accounting, we seek help of what? We seek help of accounting standards. ओके, अब जरा बात करते हैं भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, शॉर्ट में से ASB कहा जाता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 21 अप्रैल 1977 को, 21 अप्रैल 1977 को। क्यों किया गया था किसका फॉर्मुलेशन, ताकि दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम लोग फॉर्मुलेट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, हम इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 21 अप्रैल 1977। दोस्तों ये कौन इशू करता है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सबसे MCQ बनेगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए, ताकि जो मैं आप लोगों के 10 MCQ कराऊँ उसमें आप लोग मार्किंग कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा और तब देखिएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ सभी से क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, शॉर्ट में से ICAI कहते हैं, तो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं दोस्तों। तो दिस इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलिए, उम्मीद है दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाता है तो ये पता हो गया होगा, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और ये कौन बनाता है तो ICAI ने बनाती है, फॉर्मुलेट करती है। अब दोस्तों अब मैं ट्रिक बताता हूँ। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुल मिलाकर 29 से भी ज़्यादा है, 32 है ऑब्वियसली। अब प्रश्न ये उठता है कैसे इसे याद किया जाए। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं एक तरीके से समझाऊंगा, एक तरीके से याद करवाऊंगा। जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसे इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिए, तो आपके दिमाग में वो ट्रिक ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए, सबसे पहला तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे, सबसे पहला दूसरा, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये पहला है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये दूसरा है। तीसरा है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए 3 वर्ड है इसमें, कैश है, फ्लो है और स्टेटमेंट है। और देखिए दोस्तों, और कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है, समझ रहे हैं। ऐसे ही तो याद करना है आपको। आपको क्वेश्चन में क्या आएगा बताइए, आपको क्वेश्चन में ये आएगा ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या आता है, तो ऐसे आप याद कीजिए। अरे हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, इसमें 3 वर्ड था। अब 3 वर्ड कौन कौन सा है, तो कैश था, फ्लो था, स्टेटमेंट था, दिमाग में बैठ गया होगा। चलिए फोर्थ में देखते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है हमारा, उसके अंदर कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट रिलेट्स टू द ट्रांजेक्शन विच फॉल आउटसाइड द 4 वॉल ऑफ अ रूम। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे 4 है, चौथा नंबर है ना, तो जो ट्रांजैक्शन हमारे रूम के चार दीवार के बाहर हो रहे हैं, अब कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं बताइए। तो देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट में जो कॉन्टिजेंसीज आते हैं या जो इवेंट हो रहे हैं जो बैलेंस शीट के बाद हो रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डाटा है या वो डाटा जिसमें ट्रांजैक्शन हमारे 4 वाला रूम के बाहर हो रहे हैं, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आते हैं। उम्मीद है दोस्तों दिमाग में बैठ गया होगा। 3 में मैंने क्या बताया था, कैश, 3 वर्ड रहेगा, कैश, फ्लो और स्टेटमेंट। चौथा में मैंने क्या बताया, जो हमारे 4 दीवारी के बाहर हो रहे हैं। चलिए 5वां को देखते हैं। 5वां में दोस्तों नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो 5वां नंबर में क्या आएगा कि हमारा जो पीरियड में जो भी टाइम पीरियड था उसमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस हुआ, ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। दोस्तों 6 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, 7 नंबर को याद करते हैं। 7 नंबर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड डील करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। अब दोस्तों पता है, आपको तो पता ही होगा कि जो भी लेबर होते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लेबर इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो आप वेजेस देते हैं दोस्तों, वो वीकली होता है ना, और एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि जब मैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड 7 बोलूँगा तो आपके दिमाग में आएगा, अरे हाँ, वेजेस वाले को, वेजेस जो है जिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो वर्कर इन्वॉल्व होते हैं उनको जो वेज दिया जाता है वो 7 दिन पे दिया जाता है। तो दोस्तों दिमाग में बैठ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 नंबर को देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों आता है अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब बताइए दोस्तों, रिसर्च में कौन सा वर्ड है, आर है, और दोस्तों आर के नीचे स्मॉल यू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर इट बिकम्स 8, आर प्लस यू इज इक्वल टू 8, राइट।
ओके, RIGHT, राइट, राइट वर्ड से याद कीजिए, राइट है, 8 है, 8 का उच्चारण हो रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसर्च, रिसर्च वाला का अकाउंटिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट का जो अकाउंटिंग होता है वो होता है हमारा 8 नंबर स्टेप में, समझ रहे हैं। चलिए 9th नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, ये बेसिकली रिलेटेड है रेवेन्यू रिकॉग्निशन से। अब मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने का। दिस 9 इज द हाईएस्ट नंबर आफ्टर द 0 विल बी एडेड एंड द सीरीज कंटिन्यू। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो 9 जो है 0 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर है ना, 1 2 3 4 सबसे हाईएस्ट नंबर कहाँ आते हैं, सिंगल डिजिट में 9 आते हैं ना। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और सीरीज चलता रहेगा हमारा। बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 9 वेर एवर दे हैव टू चूज एज दे बिलीव इट्स अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू। देखिए लोगों का ये चॉइस होता है कि जब भी उन्हें चूज करने को दिया जाता है नंबर, तो वो 9 नंबर को चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि 9 सबसे ज़्यादा वैल्यू का है और वो हमको ज़्यादा रेवेन्यू देगा। तो दिमाग में बैठ गया ना दोस्तों, 9 को किससे रिलेट कीजिएगा आप, रेवेन्यू से। इसीलिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कहा गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो दिस इज द परफेक्ट वे इन ऑर्डर टू रिमेंबर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जैसे मान लीजिए मैं थर्ड का पूछता हूँ, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा, अरे हाँ थर्ड था तो 3 वर्ड था, कैश, फ्लो और स्टेटमेंट, बस हो गया। यही तो है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब मैं 4 का बात करूंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे हाँ 4 दीवारी था, 4 रूम था, 4 वाल था रूम का, उसके बाहर का ट्रांजेक्शन यानी कॉन्टिजेंसीज वगैरह, वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, इस तरह रिलेट करना है हमें। चलिए 10th को देखते हैं। 10th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। अब दोस्तों 10 एसेट ऐसे होते हैं जिसके लिए COA और COI को लिया जाता है नील। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फिक्स एसेट को 10 नंबर से रिलेट कर सकते हैं। 11th नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या क्या चेंज का क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए द फर्स्ट थिंग फ्लैशेस इन आवर माइंड व्हेन वी रीड फॉरेक्स इज डॉलर। या ऑब्वियसली बात है, जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज को वर्ड को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहला चीज़ क्या आता है, डॉलर ही तो आता है। ठीक है, तो दोस्तों डॉलर में कैसा सिंबल होता है, देखिए सिंबल आपके सामने बना हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 लाइन क्रॉस होता है ना, 2 लाइन क्रॉस होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 2 लाइन क्रॉस हो रहा है और 2 लाइन ही तो 11 होता है हमारा, समझ रहे हैं। तो 2 लाइन हमारा 11 है। तो 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, फॉरेक्स बिजनेस से रिलेटेड है। आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। 12th नंबर को देखते हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। दोस्तों जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस से भी वो आ जाएगा। 12th नंबर में आता है दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अकाउंटिंग। अब दोस्तों गवर्नमेंट मेनी टाइम क्या कहती है, आप 1 रुपया इन्वेस्ट करो हम आपको 2 रुपया देंगे। तो दोस्तों सब्सिडी के रूप में वो 2 रुपया देती है। अब 1 और 2 को जोड़िएगा तो 12 ही तो होगा। दोस्तों ये तरीका है याद करने का। अब आप लॉजिकली बोलिएगा 1 + 2 तो 3 होता है, तो मैं 3 की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द वे टू रिमेंबर द थिंग, बिकॉज यू नो गवर्नमेंट व्हेनेवर गवर्नमेंट व्हाट डज गवर्नमेंट से दैट इफ यू इन्वेस्ट ₹1 आई विल गिव यू ₹2। Okay, so you can see there are two numbers. The first number is 1 and the second number is 2. So if you combine both of them you will get 12 and this 12 is related to accounting for government grants. So इस प्रकार से आप लोग गवर्नमेंट ग्रांट के अकाउंटिंग को 12 से रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंटिंग है वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 14वां नंबर है अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। अब मैं बताता हूँ कैसे इसे याद किया जाए। दोस्तों वी आर क्वाइट फेमिलियर विद द 13 एंड 14 इन आवर अकाउंट। 14 मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 कंपनीज मान लीजिए A, B, C, D, इनका एमालगमेशन हो गया और एक कंपनी बना। ठीक है, और दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू वांट टू से, वी वांट टू से दैट सिंगल कंपनी इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट कंपनीज, यानी एक कंपनी बना है 4 अलग अलग कंपनी को जोड़ के। समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों 1/4 क्या होता है, 14 ही तो होता है। आपके दिमाग में बैठ गया होगा ना कि 14 जब भी मैं बोलूंगा तो एमलगमेशन दिमाग में आएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। 15वां नंबर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रिलेटेड है हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट से। दोस्तों ये तो मेरा बर्थडे दिन है, तो दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, सेक्शन 15 IT एक्ट देखते होंगे। ये बेसिकली ये इनकम की ये क्या करता है, दिस इज चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम फ्रॉम सैलरीज। एंड दोस्तों सैलरी किसे दिया जाता है, एम्प्लॉय को ही तो दिया जाता है। तो ऐसे याद कीजिए आप सेक्शन 15 IT एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकम का चार्जिंग सेक्शन होता है दोस्तों, और इनकम कहाँ होता है, एम्प्लॉय का सैलरी होती है। चलिए 16 नंबर है हमारा बोरोइंग कॉस्ट। दोस्तों 3 सोर्स है, एक है इक्विटी, एक है प्रेफरेंस और एक है डेप्ट।
As per finance minister, when you borrow fund from firm always try to earn income at least by double. ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब भी आप फंड किसी भी फर्म से पैसा बोरो करेंगे, उधार पे लेंगे, तो फर्म क्या चाहेगी कि वो अपना प्रॉफिट को डबल करना चाहेगी, यही तो उसका मोटिव होता है। तो दोस्तों इसीलिए जो 16 नंबर है, और दोस्तों डबल मतलब क्या हो गया बताइए, 3 सोर्स है हमारे पास और तीनों से डबल करेगी तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो 16वां नंबर जो है किससे रिलेटेड है, बॉरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है दोस्तों। इसके बाद 17, 18, 19 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम लोग उसे स्किप करते हैं। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में आता है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड के साइड में ईपीएस लिखा होता है। आखिर ये होता क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं। ईपीएस बेसिकली क्या है कि जो भी शेयर होल्डर हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को डबल करना चाहते हैं। कैसे, तो उसके लिए वो शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। और देखिए, और शेयर का जो दाम होता है वो 10 रुपया होता है पर शेयर। तो ऐसे आप याद कर लीजिए अर्निंग पर शेयर, क्योंकि देखिए सॉरी यहाँ पे 10 की जगह मुझे 20 लिखना चाहिए। एक यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, इसको 20 कर लीजिए। मैंने गलती से यहाँ 10 लिखा है, इसे 20 कर लीजिए। समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ। लेट मी टेल यू अगेन। सो शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन शेयर ऑब्वियसली, और वो जो शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उस एक शेयर का दाम 20 रुपया है। तो दोस्तों 20 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, शेयर होल्डर से रिलेटेड है, यानी कि अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है। अब दोस्तों 21 नंबर पे आता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज 21st एंड दिस इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों दो कंपनीज का कंसोलिडेशन, किसी भी दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन किसी एक कंपनी में, तो क्या हो गया, 21 हो गया ना। पहला अक्षर क्या है, फर्स्ट डिजिट इज 2 एंड द नेक्स्ट डिजिट इज 1 एंड इफ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम यू विल गेट 21. So two financial statements, two companies financial statement are consolidated into one company and this will become 21. Okay, the next one is accounting for tax on income. This is 22nd. दोस्तों तो इस प्रकार से जो मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो उसका लिस्ट आपके सामने मैंने दे दिया है। आप इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट कीजिए, यू विल बी इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएसए, दैट इज कॉल्ड यूएसजीएपी। दोस्तों फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। Basically, these are accounting rules used to prepare financial statements for publicly trading companies and many private companies in the United States. दोस्तों ये कुछ नहीं है बल्कि ये अकाउंटिंग रूल्स है। अकाउंटिंग रूल्स किसके लिए है, तो जो भी अकाउंटिंग रूल्स आखिर क्यों है, ताकि जिससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें। अभी मैंने बताया था ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली ग्रामर होता है हमारे अकाउंटिंग की लैंग्वेज का। समझ रहे हैं बात को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज जस्ट लाइक अ ग्रामर फॉर आवर अकाउंटिंग लैंग्वेज। सिमिलरली यूएसजीएपी आर अकाउंटिंग रूल्स विच आर फ्रेम्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर व्हाट, फॉर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज एंड मेनी प्राइवेट कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, जिसे शॉर्ट में हम लोग AICPA कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली ऑडिट को पब्लिश करेगी और अकाउंटिंग गाइडलाइंस को पब्लिश करेगी और बुलेटिन को प्रैक्टिस करेगी। शॉर्ट में हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। बुक में देखिएगा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसका जो सार है, उसका जो मेन आपका शॉर्ट प्रिसाइज वे में जो है, नटसेल में जो है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। FASB, यू नो FASB इज नथिंग बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। बेसिकली क्या है, इट इशूज एन ऑफिशियली इंडोर्स रेगुलरली अपडेटेड कॉम्पेंडियम ऑफ प्रिंसिपल्स कॉल्ड FASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉडिफाइड। तो दोस्तों ये क्या करती है, ये अपडेटेड इंडोर्स्ड रेगुलरली अपडेटेड प्रिंसिपल्स के कॉम्पेंडियम को इशू करती है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सभी के सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। IFRS कहते हैं, ये भी बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कौन इशू करता है इसे, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB इसे इशू करती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हमारा IFRS है उसको कौन इशू करता है, उसको इशू करती है IASB। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज को प्रोवाइड कराना, ताकि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन में। IASB क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। इसका जिम्मेवारी क्या है, इसका जिम्मेवारी है IFRS को इस्टेब्लिश करना। चलिए ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में आते हैं। बेसिकली ये है क्या, दिस रेफर्स टू द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन क्रॉस बॉर्डर के हैं उनसे रिलेटेड जो गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व है, उनका जो प्राइसिंग होता है वो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू होता है। और ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू हम लोग कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं
जब डिवीजन आर रिक्वायर्स टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर, जब भी डिवीजन को एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करना होता है तब कॉस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ से डिसाइड करते हैं, उसके लिए जो मैकेनिज्म है उसे हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। अब दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग में ट्रेडिशनल मेथड है और हमारा एक नॉन ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में पहला मेथड होता है कंपैरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस को कंपेयर करते हैं। किस प्राइस को? उस प्राइस को जिस पे कंट्रोल ट्रांजैक्शन को कंडक्ट किया गया है। और किससे कंपेयर करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं उस प्राइस से जिस पे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन को कंडक्ट किया गया है। तो समझिए, एक तरफ आपका कंट्रोल ट्रांजैक्शन है और एक तरफ आपका अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग दीज टू ट्रांजैक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन वी प्रिपेयर दिस मेथड। Okay, the second method is cost plus method. This method is used for trade of finished goods. We add markup to the cost incurred for selling party. इसके बाद दोस्तों रिसेल प्राइस मेथड है और नॉन ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रेडिशनल नेट मार्जिन मेथड TNMM। तो दोस्तों फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये ट्रांसफर प्राइसिंग, थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए ही, लेकिन ये जो मैंने 22 बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों हम लोग आप कुछ MCQs करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Accounting Standard Board is constituted by option A National Advisory Committee, option B RBI, option C Institute of Chartered Accountant of India, option D Professional Accounting Bodies। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने बताया था ICAI का काम है कि वो ASB को इशू करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है एनी लैंग्वेज हैज अ सेट ऑफ रूल कॉल्ड ग्रामर। ऑब्वियस सी बात है, हर एक लैंग्वेज का अपना सेट ऑफ रूल होता है जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। यदि देखिए इस ये जो MCQ सेशन है इसका कंसेप्ट रिवीजन भी होगा, यदि कुछ छूट गया हो तो यहाँ कवर कर लीजिए। तो दोस्तों बिजनेस का जो लैंग्वेज है उसे अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इवेंट का रिकॉर्डिंग होता है। तो इवेंट जो हम लोग इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं उसका भी अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसे क्या कहते हैं? सच रूल्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी अकाउंटिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी अकाउंटिंग लेजरिंग, ऑप्शन डी अकाउंटिंग सिस्टम। अभी मैंने बताया इसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डज नॉट मैच द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग कंपनीज अकाउंट? AS21 consolidated statement, AS21 segment reporting, AS18 related party disclosure, AS15 पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉय। तो दोस्तों इसमें ऊपर का तीनों सही है, लेकिन जो हमारा AS15 है जिसमें हम लोग कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये गलत है। अभी मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट AS समझाए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीड्यूर दैट कंपनीज यूज टू कंपाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन। यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड्स है और प्रोसीड्यूर्स है जिसके थ्रू कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करती है, उसे वो किस पे बेस्ड है? ऑप्शन ए है GAP पे। ऑप्शन देखिए GAP का फुल फॉर्म लिखा गया, पहले में है जनरली ऑथराइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दूसरे में है जनरली अलाउड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तीसरे में है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फोर्थ में है जनरली एग्रीड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों यू शुड नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, व्हाट इज द एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ GAP, एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब दोस्तों पूछा गया है कि GAP से रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है। ए है GAP रिलेट्स टू USA, बी है GASP ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एडिशन टू GAP, सी है इट प्रोवाइड्स अकाउंटिंग बेसिस फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंटिटीज, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। डी में कहा गया है GAP इज फ्रेम्ड एंड डिजाइंड बाय USA गवर्नमेंट एंड अदर इंग्लिश कॉमन कंट्रीज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत है, इंग्लिश कॉमन कंट्रीज के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं? ऑप्शन ए है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑप्शन 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, ऑप्शन डी है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो दोस्तों नाम में ही क्लियर है, डिस्क्लोजर कर रहे हैं आप, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो आप पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लियरली समझ पाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा बॉडीज है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया को फॉर्मुलेट करता है? पहला ऑप्शन है ICAI, दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, तीसरा है ICAI। ठीक है, देखिए पहला में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंट है और लास्ट है अकाउंटिंग प्रोटोकॉल बोर्ड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूट किया था अप्रैल 1977 में, ताकि जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप किया जा सके। 8 नंबर क्वेश्चन में है बोरोइंग कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्कस किया। यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो और भी लोगों को शेयर कीजिए।
इस चैनल में और भी लोगों को जोड़िए। हमारे जेआईबी के जो एस्पिरेंट हैं उनका भी कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोग निश्चित रूप से सफलता पाएंगे अपने जेआईबी के एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और दोस्तों, जो हमारा नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।